हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मंजरी, रंजना, अंकित, सुप्रिया, नीतू, अनुपम, गुड़िया, कैसे हैं आप सभी? आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है? नूतन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। जल्दी आ जाओ सब लोग। आ गए सभी? स्टार्ट करें हमारा सेशन। 10:02 हो गए हैं। तो आज शुरुआत में मैं आपको एक छोटा सा अपठित गद्यांश पढ़ाऊंगी, जिसको हम कहते हैं अनसीन पैसेज। वैसे मैंने ये क्लास में करवाया भी है, लेकिन आज मैं इसको दोबारा पढ़ाऊंगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अपठित गद्यांश मतलब अनसीन पैसेज। आपने जब स्कूल में होंगे तब आपने इनको सॉल्व किया होगा। तो आपको एक कोई गद्यांश दिया होगा, कोई एक पैसेज दिया होगा जो आपने पहले नहीं पढ़ा है। अब उसी में आपके क्वेश्चंस है। हाँ जी गुड़िया जी, ठीक है, उसी में आपके क्वेश्चंस है और उसी में आपके आंसर्स दिए हैं। बस आपको फुल कंसंट्रेशन के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ आपको उस गद्यांश को पढ़ना होगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं, इसी में क्वेश्चन है, इसी में आंसर देखेंगे। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। क्या लिखा है यहाँ पे? सबसे पहले ये देखो, इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है, धन की पूजा सदैव नहीं होती। इतिहास साक्षी है। साक्षी मतलब होता है सबूत, प्रमाण। इतिहास सबूत है उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय। अक्षय मतलब होता है जिसको कभी नष्ट ना किया जा सके, जिसको कभी क्षय ना किया जा सके। इतिहास साक्षी है उन व्यक्तियों की जिनकी कीर्ति अक्षय है, जिन्होंने केवल धनोपार्जन, दो शब्द से मिलकर बना है धन, धन उपार्जन। आ धनु से ये बना है गुण स्वर संधि। धनोपार्जन मतलब धन कमाना। ठीक है, तो इतिहास गवाह है इस बात का कि उन व्यक्तियों की कीर्ति अक्षय है जिन्होंने केवल धन को कमाने में अपना जीवन नहीं बिताया, बल्कि ऐसे कार्य भी किए जिनसे मानव समाज का कल्याण हुआ। मतलब बेसिकली इसमें बताया गया है कि जो धन है वही सब कुछ नहीं है। इतिहास में उनको जाना जाता है जिन्होंने धन कमाने के अलावा मानव के लिए, मानव के हित के लिए कुछ अच्छे काम किए। जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन बटोरना रहा है, उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही। आप लोगों ने सुना होगा कि जो टाटा है, जिनकी गाड़ियां आती है, सभी ने सुना होगा टाटा। ठीक है, उनका पूरा नाम जमशेद जी टाटा। ठीक है, तो वो बहुत सारा अपना जो अमाउंट है, जो अपना पैसा, उसको, हाँ रतन टाटा, सॉरी रतन टाटा, तो जो वो सारा उनका जो अमाउंट है वो एक चैरिटी में जाता है। मतलब वो बहुत ज्यादा दान करते हैं। ठीक है, तो यही बताया गया है कि उन्हीं लोगों की कीर्ति सर्वत्र रहती है, उन्हीं लोगों की प्रतिष्ठा रहती है जो केवल, सॉरी मैं यहाँ पर कुछ गलती कर रही हूँ, जिन लोगों का उद्देश्य केवल धन कमाना होता है, उनकी प्रतिष्ठा बहुत कम समय के लिए होती है। जो लोग धन कमाने के साथ साथ कल्याण करते हैं, दूसरों का परोपकार की भावना करते हैं, ठीक है, वो हमेशा उनकी जो प्रतिष्ठा है वो स्थायी रहेगी। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है, पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई और उसके कल्याण के क्षेत्र में कार्य किया। पूजा उन्हीं लोग, जैसे गांधी जी, उनके पास धन नहीं था लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन देश को आजाद दिलाने में रख दिया। तो आज भी हम गांधी जी को याद करते हैं। ठीक है, जिन्होंने धन को ही सब कुछ समझा, किसी ने जाना तक नहीं वे कौन थे और कहां गए। अब जो हमारे देश में बहुत पहले बड़े उद्योगपति हुए थे, तो उद्योगपतियों को कोई नहीं जानता, जाना उन्हीं को जाता है जो दूसरों के हित के लिए काम करते हैं।
ठीक है। मानव समाज स्वार्थ की उपासना नहीं करता। स्वार्थ मतलब केवल अपना हित, स्वार्थ मतलब स्वयं का हित। मानव समाज उन लोगों की उपासना करता है जो दूसरों के हित के लिए, इसका विलोम क्या हो जाएगा, परमार्थ, जो परमार्थ के लिए जीते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां कुछ क्वेश्चन है। ज्योत्सना कुमारी, ठीक है, वाच्य पढ़ा देते हैं आपको। यहां देखिए क्वेश्चन वहीं से पूछा गया है, क्या लिखा है, किसकी पूजा सदैव नहीं होती, बताइए, जमीन की, धन की, मकान की, पद की, किसकी पूजा सदैव नहीं होती है। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि धन की पूजा सदैव नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उनकी कीर्ति अक्षय है जिन्होंने, उनकी कीर्ति, उनका यश अक्षय है, मतलब उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया। अर्चना ग्रंथ पढ़े नहीं, इसमें बताया गया है कि जिन्होंने मानव समाज का कल्याण किया है, उनकी कीर्ति, उनका यश, उनकी ख्याति को कोई नष्ट नहीं कर सकता। विकल्प सी। उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही है जिन्होंने, उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही है जिन्होंने धन बटोरा, समाज कल्याण किया, बड़े बड़े पद प्राप्त किए, अनेक युद्ध किए, बताइए। उनकी प्रतिष्ठा स्थायी नहीं रही है जिन्होंने केवल धन बटोरा। विकल्प ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने, पूजा उन्हीं की गई है जिन्होंने मानव समाज की भलाई की। विकल्प सी। मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है, धन, ज्ञान, वैभव, स्वार्थ, बताइए। मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता है, धन, वैभव, धन, ज्ञान, वैभव, स्वार्थ। एक मिनट होल्ड करना। सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, एक अर्जेंट कॉल था। ठीक है, तो मानव समाज किसकी उपासना नहीं करता, धन की। विकल्प ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है, निम्न में तद्भव शब्द कौन सा है, कपाट, किवाड़, कूप, कोई नहीं, बताइए। तद्भव शब्द ऐसा शब्द जो संस्कृत भाषा का परिवर्तित रूप है। ठीक है, तो यहां पर जो कूप शब्द है वो तत्सम है, इसको हम कहेंगे कुआं। ठीक है, जो कपाट है वो आपका तत्सम शब्द है, लेकिन जो किवाड़ है ये है आपका तद्भव शब्द। ठीक है, कूप तत्सम है, उसको हम कुआं बोलते हैं, कपाट तत्सम है, उसको हम किवाड़ कहते हैं, लेकिन जो किवाड़ है वो हमारा संस्कृत का परिवर्तित रूप है। तो आंसर हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है, बताइए। सर्वनाम शब्द, एक मिनट।
आई एम सॉरी, एक्चुअल में मेरी मम्मी की तबीयत खराब है तो उनका ही वो कुछ टेस्ट वेस्ट करवा रहे हैं भैया, तो उन्हीं का कॉल आया था। ठीक है, चलिए, सर्वनाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? स्वर, संज्ञा, विशेषण। तो आप सभी को पता है कि जो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वायु का पर्यायवाची शब्द। ज्योत्सना जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुन्नी जी, काल पढ़ने, ठीक है मैं बता देती हूं, बताइए। ठीक है ज्योत्सना, मैं एक्सप्लेन करती हूं, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे। यहां पर आंसर हो जाएगा वायु का समीर, अनल का हो जाएगा आग, अंबर का हो जाएगा नभ, बादल का हो जाएगा मेघ। नेक्स्ट, आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंख का तारा होना, प्यारा होना, दोषी होना, प्रशंसा करना, नेत्र दोष होना। आंख का तारा होना मतलब हो जाएगा प्यारा होना। विकल्प ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। अब देखो यहाँ पर आप लोगों में से किसी ने कहा था काल पढ़ा देना। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तो काल में मैंने आप लोगों को पढ़ाए हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। ठीक है, 3 भेद होते हैं भूतकाल के, 6 भेद होते हैं वर्तमान के, 5 भेद होते हैं, भविष्य के 3 भेद होते हैं। ठीक है, भूत, भविष्य, वर्तमान। अब यहाँ पर भूत मतलब बीता हुआ समय, वर्तमान जो चल रहा है, भविष्य मतलब आने वाला कल। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। ठीक है, तो आसन्न भूतकाल मतलब वो क्रिया जो अभी अभी हुई है, निकट समय में हुई है, वो हो वर्षा हुई है। अगर लिखा होता वर्षा हुई है तो वो हो जाता आसन्न भूतकाल। ठीक है, अपूर्ण भूतकाल क्या होता? वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी। यदि किसी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी आता है तो वह अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ऐसा ही अपूर्ण वर्तमान होता है, रहा है, रही है। ठीक है, संदिग्ध भूतकाल, यदि वर्षा, संदिग्ध भूतकाल वर्षा हो रही होगी, वर्षा हो रही होगी, रहा होगा, रही होगी, ये हैं आपके संदिग्ध भूतकाल के। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्रिया दूसरे क्रिया पर जब निर्भर करती है तो वो हो जाता है हेतु हेतु मद भूतकाल। ये हो जाएगा आपका विकल्प सी। ठीक है, ऐसा ही एक प्रश्न और आया है इसी से ही कि लड़के नदी में तैर रहे हैं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल की पहचान ता है, ती है, अपूर्ण वर्तमान काल की रहा है, रही है, संदिग्ध वर्तमान काल की ता होगा, ती होगी। अब आपको वाक्य का अंतिम अक्षर, वाक्य को अंतिम शब्द देखना है। यहाँ पे क्या है? सामान्य वर्तमान काल में लड़के नदी में तैरते हैं, संदिग्ध में लड़के नदी में तैरते होंगे, और अपूर्ण में लड़के नदी में तैर रहे हैं। ठीक है, यही है आपका अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण भूतकाल में क्या हो जाएगा? लड़के नदी में तैर रहे थे। रहे थे मतलब बीता हुआ समय, और रहे हैं मतलब वर्तमान समय। ठीक है, यहीं पर आ जाएगा आपका चुका है। यदि हो चुका है, चुकी है, तो वो हो जाएगा आपका पूर्ण वर्तमान काल। और यदि यहाँ पर हो रहा होगा, रही होगी, तो वो हो जाएगा आपका संभाव्य। ठीक है, वर्तमान काल के 5 भेद बताए हैं। ता है सामान्य, रहा है अपूर्ण, चुका है पूर्ण, ता होगा संदिग्ध, रहा होगा संभाव्य। ये है वर्तमान काल के 5 भेद। हर एक की पहचान को याद रखिए। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है। क्या भिन्न है? पथ, डगर, राह, धरा। बताइए। ठीक है, ये सब रास्ता के पर्यायवाची हैं।
धरा मतलब होता है पृथ्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? दर्शनीय सबको बताना है। दर्शनीय, सबसे पहले हमें मूल शब्द पहचानना है। दर्शन, ये हो जाएगा प्रत्यय, विकल्प ए। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म, ये सभी को पता है कि ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग का दूसरा नियम कहता है विसर्ग का रा बन जाएगा, तो पुनर्जन्म का क्या हो जाएगा? पुनः धन जन्म। विकल्प ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कीर्ति का विलोम शब्द? अकीर्ति, उपकीर्ति, अपकीर्ति, उकीर्ति। बताइए कीर्ति का विलोम। कीर्ति का विलोम हो जाएगा अपकीर्ति। सही होता है अपकीर्ति। ठीक है पंकज जी, नित्या क्या कह रहे हैं आप? शब्द समझ में नहीं आ रहा आपका। नेक्स्ट बताइए, देशभक्त किस समास का उदाहरण? देशभक्त देश भक्त लिखा है, देशभक्त लिखा है, देशभक्ति नहीं है, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। देशभक्त लिखा है तो देश का भक्त, संबंध। अच्छा आपने नित्य का पूछा था, नित्य लिखा था तो नित्य का हो जाएगा अनित्य। अनित्य। ठीक है यहां पर है शब्द पढ़िए, देशभक्ति होता तो देश के लिए भक्ति, देशभक्त है तो देश का भक्त, संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट, पवन में कौन सी संधि है? पवन, दीर्घ, गुण, यण, अयादि। पवन, पवन में कौन सी संधि है? पवन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? पो, धन, अन, और ये है आपका अयादि स्वर संधि। अब का उच्चारण है पवन। पवन, अगर पूछा जाए पवित्र, पवित्र, इसका क्या हो जाएगा? पो, धन, इत्र, पवित्र। ठीक है नेक्स्ट, आच्छादन का संधि विच्छेद। आच्छादन बताइए। इसके बाद मैं ज्योत्सना जी का किया हुआ क्वेश्चन वाच्य पढ़ा देती हूं। आ धन छादन। ठीक है ये चलिए अब इनका क्वेश्चन था वाच्य से। राम आम खाता है। राम आम खाता है तो ये है कर्ता, ये है कर्म, कर्ता, कर्म और क्रिया। तो वाच्य क्या होते हैं? वाच्य क्या होते हैं? क्रिया के विधान। क्रिया कर्ता पर निर्भर करती है तो कृतवाच्य, क्रिया कर्म पर निर्भर करती है तो कर्मवाच्य। ठीक है राम
अब आप एक्टिव पैसिव चेंज करते हो, वैसे ही राम के द्वारा आम खाया गया। राम के द्वारा आम खाया गया। राम आम खाता है, राम के द्वारा आम खाया गया। फिर राम आम खा सकता है। ये हो जाएगा भाव, ये हो जाएगा आपका कर्मवाच्य, ये हो जाएगा आपका भाववाच्य। ठीक है, जहां पर क्रिया कर्ता के हिसाब से हो कृतवाच्य, जहां पर द्वारा शब्द आ गया, तो आप देख सकते हैं वहां पर हो जाएगा कर्मवाच्य। और जहां पर राम आम खा सकता है, मतलब कि भाव प्रधान हो। राम आम खा सकता है, राम आम नहीं खा सकता। राम से पढ़ा जाता है, राम से पढ़ा नहीं जाता। पक्षी से उड़ा नहीं जाता, मुझसे नहाया नहीं जाता। तो जहां पर चीजें भाव प्रधान होती हैं, संयुक्त क्रिया होती है, वहां हो जाएगा आपका भाववाच्य। ठीक है ज्योत्सना, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट सराधन जा। चलिए, किसी का रस और अलंकार से क्वेश्चन था, तो रस और अलंकार के टॉपिक बहुत बड़े हैं। आप पहले रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, फिर कोई पर्टिकुलर अगर आपको रस का प्रकार या अलंकार का प्रकार समझ में नहीं आता तो वो मुझसे पूछो, क्योंकि रस और अलंकार बड़े बड़े टॉपिक हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं उनके। तो उसके लिए पहले रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, देन फिर मुझसे पूछो। चलिए, सराधन जा का संधि रूप, तो सराधन जा से बनेगा सरोज, विसर्ग संधि होगी और ये हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। कमल। सर मतलब होता है तालाब, तो सर मतलब तालाब में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। नेक्स्ट, नमस्ते का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नमस्ते, नमस्ते का शुद्ध संधि विच्छेद नमः धन्ते। मैंने बताया है विसर्ग के नियम, विसर्ग का ओ बन जाता है, रा बन जाता है, शा बन जाता है, सा बन जाता है और शा। आप देख रहे हो यहां पर आधा सा है, तो ये हो जाएगी विसर्ग संधि। नेक्स्ट, कौन सा समास, वह कौन सा समास है जिसका पहला पद संख्यावाची है? बताइए। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है वो होता है द्विगु समास। विकल्प ए। वह कौन सा समास है जिसका पूर्व पद विशेषण होता है? विशेषण जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है, बताइए। कर्मधारय। वह कौन सा शब्द, नहीं, कौन सा शब्द है जो द्विगु समास का उदाहरण है? द्विगु समास। यथाशक्ति, भूदान, पुरुषोत्तम, सप्ताह। द्विगु समास का उदाहरण यथाशक्ति, पूर्व पद उपसर्ग है, ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है। भूदान, भू का दान, तब पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो ये दोनों तत्पुरुष होंगे। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, द्विगु समास। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से कानन का पर्यायवाची शब्द कानन, अरण्य वन कानन, विपिन, कांतार, अटवी, ये सभी वन के पर्यायवाची हैं। पुष्प का हो जाएगा कुसुम, मधुकर का हो जाएगा भंवरा, भृत्य का हो जाएगा नौकर, अनुचर, सेवक।
नेक्स्ट, किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? बताइए। किसी शब्द के पूर्व भाग में जुड़कर जो नया शब्द बनता है उसको हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। ठीक है। नेक्स्ट, सफाई में कौन सा प्रत्यय है? सफाई। वेरी गुड, आई प्रत्यय हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव, श्रृंगार, रसों का राजा, सर्वश्रेष्ठ रस, जुगुप्सा, उत्साह, रति। जुगुप्सा होता है विवश रस का स्थायी भाव, उत्साह होता है वीर का। देखो, रस सबसे आसान होते हैं, बस आपको इनके से संबंधित, जैसे भरत मुनि ने सबसे पहले रस की परिभाषा दी अपने नाट्य शास्त्र में। उन्होंने 8 रसों का उल्लेख किया। शांत रस को रस नहीं माना है। इनके 4 अंग, जिसे हम अवयव भी कहते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है। और उनके प्रकार, प्रकारों के स्थायी भाव। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पोल नहीं करवा सकते आप लोगों को, है ना? अच्छा हाँ, ये तो टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं, खैर इससे क्वेश्चन भी नहीं आने वाले कुछ खास। चलिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उषा मतलब होता है सुबह। क्या होगा इसका आंसर? देखो, यहां पर कई बार जो प्रश्न होते हैं वो विकल्प पर आधारित होते हैं। ठीक है, कई बार प्रश्न विकल्प पर आधारित होते हैं। यहां पर तो वैसे देखा जाए तो है मानवीकरण अलंकार। क्या होगा? मानवीकरण अलंकार। लेकिन अब चूंकि विकल्प में नहीं दिया है, तब यहां पर होगा अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घट। तो 2 वस्तुओं को एक जैसा, एक समान बताया है, तो ये हो जाएगा रूपक अलंकार। आप देख सकते हैं योजक चिन्ह भी लगा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। चलिए इस पे मैं पोल लगवाती हूं। बताइए, पोल आएगा अब आपके पास। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। विकल्प सी इज द राइट आंसर। देखते हैं, आशीष, वेरी गुड। आशीष, सुमन, कनिष्क, बहुत सारे लोगों का सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? यहां पर आपका एक क्विक टेस्ट होगा, बहुत इजी से क्वेश्चन है, बताइए 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? मैम वो कनिष्का है।
कनिष्का ही पढ़ेंगे ना। दो वर्णों का मेल, संधि। देखते हैं सबसे पहले किसने जवाब दिया। नीतू कुमारी, वेरी गुड नीतू, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समास शब्द का अर्थ। समास का अर्थ। समास का अर्थ। वेरी गुड ज्योत्सना, वेरी गुड। समास मतलब होता है संक्षेप, वेरी गुड। नेक्स्ट, जिस समास में दोनों पदों को छोड़कर कोई तीसरा पद प्रधान होता है। बताइए, दोनों पदों को छोड़कर तीसरा पद प्रधान होता है। कल्पना, वेरी गुड, बहुब्रीहि समास होगा। नेक्स्ट, संधि और समास में क्या समानता है। संधि और समास में क्या समानता है। संधि और समास में क्या समानता है। दोनों में शब्द संक्षिप्त हो जाते हैं। देखते हैं किसका सही है। सी, वेरी गुड रंजना। नेक्स्ट, लोटा डोरी कौन सा समास होगा। लोटा डोरी बताइए। लोटा डोरी, लोटा लोटा और डोरी, वेरी गुड। द्वंद्व समास, विकल्प डी। देखते हैं किसका सही जवाब है। अच्छा, पोल हटा दे, चलिए ठीक है, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द के पश्चात भाग में लगने वाला। हटा दिया पोल, चलिए बताइए। प्रत्यय, वेरी गुड। नेक्स्ट, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। घुमक्कड़, सभी को जवाब देना है। घुमक्कड़, अक्कड़ प्रत्यय, वेल डन। नेक्स्ट, कवि बिहारी लाल किस रस के कवि हैं। ये मैंने पढ़ाया है आपको। बिहारी लाल किस रस के कवि है। श्रृंगार के। चलिए यहां पे एक क्वेश्चन है, दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, 13-13 और 11-11 मात्राएं होती हैं। आंसर होगा 13। तीन बेर खाती सोबे तीन बेर खाती है, कौन सा अलंकार होगा। रंजना,
तीन बेर खाती सोबे तीन बेर खाती हैं, बेर शब्द है, रिपीट हुआ है, अर्थ भिन्न भिन्न है। यमक अलंकार जहां शब्दों की आवृत्ति होती है किंतु अर्थ भिन्न भिन्न होता है, वहां होता है यमक अलंकार। राहुल, आप तो क्लास में थे, आपको मैंने पढ़ाया है यमक की परिभाषा। अनुप्रास में होती है वर्णों की आवृत्ति, यमक में होती है शब्दों की आवृत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंडे का शहजादा मतलब कि अनुभवहीन, जो अभी अंडे से बाहर आया है, उसको जीवन की वास्तविकता का नहीं पता, उसको हम कहेंगे अनुभवहीन व्यक्ति। विकल्प डी। ठीक है, अच्छा ये बताओ, आप लोग अदर सब्जेक्ट की तैयारी पैरेलल कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या नहीं? देखो प्रेशर बहुत होगा, मैं समझ सकती हूं, लेकिन इस प्रेशर को हमें हैंडल करना होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट लगा, कुछ दिनों की बात है, जैसे ये 25 तारीख, ये 2-3 दिन 24, 25, 26 आपके पेपर निकल जाए, फिर आप लोग आराम से एक लॉन्ग वीकेंड पे, लॉन्ग छुट्टी पे चले जाना, लेकिन अभी थोड़ा सा फोकस करो। वेरी गुड। मेरा टीजीटी हिंदी का उतना अच्छा तैयारी नहीं हुआ मुन्नी जी, टीजीटी हिंदी की तो शायद मैंने क्लास भी नहीं करवाई आपको, तो मैं कुछ कह भी नहीं सकती उसके बारे में। बस यही है कि अभी तो लास्ट मोमेंट है, कुछ नया मत पढ़ो, जो पुराना है इसको रिवाइज करो। अंबु शब्द का पर्यायवाची, अंबु। वेरी गुड सुप्रिया। अंबु मतलब होता है पानी, जल, वारी, नीर। इसको हम कहते हैं तोय, उदक, वारी, नीर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगांक शब्द के पर्यायवाची शब्द। मृगांक, लोचन, मृग, सुधाकर, कलोल। मृगांक। उत्प्रेक्षा बता दें? चलिए उत्प्रेक्षा अलंकार आपको बता देते हैं। जहां कविता में कवि तुलना के साथ साथ कल्पना भी करते हैं, जहां पर जनु, जानो, मनहु, मानो इस प्रकार के वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। मैंने कहा राधा का मुख मानो चंद्रमा के समान है, राधा का मुख मानो चंद्रमा, तो मानो शब्द मतलब हम कल्पना कर रहे हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोनी गात, मानो नीलमणि सैल पर आतप परियो प्रभात। ये भी मैंने पढ़ाया है। तो जहां पर इस प्रकार के वाचक शब्द आते हैं और तुलना के साथ साथ कल्पना भी होती है, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, क्वेश्चन यहां पे था मृगांक मतलब चंद्रमा, मृगांक मतलब चंद्रमा, सुधाकर चंद्रमा को कहा जाता है। लोचन मतलब नेत्र, मृग मतलब हिरण, कलोल मतलब क्रीड़ा, खेलना।
नेक्स्ट, विधि शब्द का विलोम क्या होगा? विधि, जहां शब्दों की आवृत्ति हो और अर्थ समान हो तो क्या होगा? जहां शब्दों की आवृत्ति हो, अर्थ समान होगा, तो वहां पर कोई दूसरा शब्द होगा जिससे बहुत सारे अर्थ चिपक रहे हों। ठीक है, तो वहां पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। अगर शब्दों की आवृत्ति है, अर्थ भिन्न भिन्न है, तब यमक होगा। या फिर जब शब्दों की आवृत्ति होती है प्रेम के कारण या आश्चर्य के कारण, प्रेम के कारण हो, आश्चर्य के कारण शब्द की आवृत्ति हो, वहां पर वीप्सा अलंकार होता है, जिसे हम पुनरुक्ति अलंकार भी कहते हैं। मोहि मोहि मोहे मोहन मन भाइयों, तो मोहि मोहि मतलब ये प्रेम के कारण शब्द रिपीट हुआ है, तो वहां वीप्सा होगा। ठीक है, विधि का विलोम होगा निषेध, प्रलय का होगा सृष्टि, वियोग का संयोग, विकल्प का अनिवार्य। ठीक है, नेक्स्ट, अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी महत्व वाल्मीकि पैतृक उज्ज्वल। अशुद्ध वर्तनी क्या पढ़ना है सर? आपको क्या पढ़ना है? देख लीजिए आराम से, पीडीएफ आपको ही, आपके ही पास रहेगी, आराम से देखिए। नहीं, विधि निषेध मतलब होता है मनाही, विधि मतलब होता है कानून, स्वीकार करना दूसरे शब्दों में। ठीक है, तो ये विधि का विलोम होगा निषेध। निषेध मतलब होता है अस्वीकृति। ठीक है सुषमा, विधि और निषेध हिंदी के दोनों ही अर्थ परिवर्तित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अशुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो यहां पर अगर हम देखें तो उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता, आधा जा वा और ला, ऐसे लिखा जाता है उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल। विकल्प डी। महत्व सही है, वाल्मीकि सही है, पैतृक सही है, उज्ज्वल गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित में उपसर्ग क्या होगा? पुरोहित, पुरोहित ध्यान से, वंदना, पुराहा, धन, हित, ये विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा, पुरोहित। विकल्प डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप लोगों को पीडीएफ बना देते हैं। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। कल मैम अलंकार रस पढ़ा दीजिएगा। दीपू जी आप बताओ तो कौन सा अलंकार कौन सा रस पढ़ना है? ये तो बहुत सारे हैं। अर्थालंकार के भेद, हाँ ये हुई ना बात। मुन्नी जी, लक्षणा, अमीधा, व्यंजना, ये होती है शब्द शक्तियां। ठीक है मैम, आप किस मॉक की बात कर रहे थे? अरे कहीं से भी क्वेश्चंस तो आप लोग देख रहे हैं, यूट्यूब पे ही देख लिया करो। कहीं से भी मॉक मतलब होता है टेस्ट।
ठीक है, कहीं से भी आप टेस्ट लगा सकते हो। अमीधा, व्यंजना, लक्षणा, इनको शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे आप अलंकार और रस पढ़ते हो वैसे ही शब्द शक्ति भी पहचाननी होती है कि किस कविता में कौन सी शब्द शक्ति है। ठीक है, कवि से क्वेश्चन बनवानिए। ठीक है, नहीं, सम्मान एमसीक्यूज इनफ है, इनफ है। ठीक है, क्लियर है। चलिए दीपू जी, आज आपके पास आज का टाइम है, रिकॉर्डेड देखो, अदरवाइज मुझसे पूछो। ठीक है, जैसे उन्होंने कहा अर्थालंकार बता दो तो मैं कल अर्थालंकार बताऊंगी। ठीक है, आप कुछ पढ़ो, कोशिश करो, नहीं आता तो मुझसे पूछो। ठीक है, और याद रखो कल मेरी मैराथन होगी 12 से 3, कोई भी मिस नहीं करेगा। मैं बहुत सारे मॉक टेस्ट कराऊंगी आपको यूट्यूब पर। ठीक है, चलिए, तो यहां पर है, ये है आपकी पीडीएफ। ठीक है, मिल गई पीडीएफ, सबको मिली।